लास्ट टॉपिक था हमारा ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज इंटर हैलोजन कंपाउंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इंटर हैलोजन कंपाउंड? जब आप एक से ज़्यादा हैलोजन्स को कंबाइन करोगे एक साथ तो वो फॉर्म करेगा इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। अब इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में लाइक जैसे आप एक क्लोरीन ले लो और एक फ्लोरीन ले लो, व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ क्लोरीन एंड फ्लोरीन मिक्स टुगेदर इट विल फॉर्म ClF। तो ये आपने सेम हैलोजन्स लिंक किए इसलिए इसको इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बोला जाएगा। अब यहाँ हमारे जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं ये अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे न्यूट्रल भी होते हैं और कुछ आयनिक भी होते हैं। अब अगर हम न्यूट्रल इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की बात करें तो जैसे BrF3 हो गया, BrF5 हो गया, IF5 हो गया, IF7 हो गया, तो दीज ऑल आर न्यूट्रल इंटर हैलोजन कंपाउंड। सारे हैलोजन्स और हैलोजन्स को मिला के ही बनाए गए हैं और इन पे कोई चार्ज भी नहीं है, दैट इज वाई दे आर न्यूट्रल इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। और अगर हम आयनिक इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की बात करें तो आयनिक में कुछ केसेस में पॉजिटिव भी आते हैं, कुछ केसेस में नेगेटिव भी आते हैं, जैसे कि ICl2 नेगेटिव, ICl4 नेगेटिव, BrF2 पॉजिटिव। तो ये हमारे कुछ आयनिक इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं। अब अगर ये तो हो गए टाइप्स, न्यूट्रल हो गए, आयनिक हो गए, और वैसे आयनिक का इतना यूज नहीं होता जितना न्यूट्रल वालों का यूज होता है। तो जनरली जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है ये 3 कैटेगरीज में होती है, जैसे XX डैश। अब ये XX डैश का मतलब है X, आप X जो है वो किसके लिए यूज करते हो? हैलोजन्स के लिए। तो जनरली X हो गया आपका एक हैलोजन और X डैश हो गया दूसरा हैलोजन। ये कंबाइनिंग हैलोजन है और जो बीच वाला है दैट इज सेंट्रल हैलोजन। तो अब यहाँ पे आप जो बना सकते हो XX मतलब 1:1 के रेशो में भी कॉम्बिनेशन हो सकती है, 1:3 के रेशो में कॉम्बिनेशन हो सकती है, 1:5 के रेशो में हो सकती है, 1:7 के रेशो में कॉम्बिनेशन हो सकती है। तो इस टाइप के इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आपके बन सकते हैं। अब इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो जनरली दे आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर। अब रिएक्टिव इन नेचर क्यों होते हैं? अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो हम बोलेंगे दे आर रिएक्टिव। नेक्स्ट, दे आर नॉट मच स्टेबल। अब नॉट मच स्टेबल का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, क्योंकि इनके अंदर एक बॉन्डिंग पाई जाती है दैट इज कोवेलेंट बॉन्डिंग। क्योंकि आप एक हैलोजन को दूसरे हैलोजन के साथ लिंक करा रहे हो और बिकॉज देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दैट मच, तो इसीलिए यहाँ नेचर कैसा होगा आपका? कोवेलेंट। तो नेचर हो गया कोवेलेंट। अब कोवेलेंट नेचर है, दूसरा हमें ये भी पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होंगे। और जो चीज़ बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होगी ऑब्वियस सी बात है उसकी रिएक्टिविटी तो हाई होगी। तो ये हो गई हमारी इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़। और जनरली आपके कुछ इंटर हैलोजन्स जिनमें फ्लोरीन होता है वो फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स की तरह भी वर्क करते हैं। जैसे कि अगर आप AgCl ले लो और इसके अंदर हम ऐड करते हैं ClF3। अगर आप AgCl में ClF3 ऐड करते हो तो ये एक फ्लोरीनेटिंग एजेंट है, दिस इज इंटर हैलोजन कंपाउंड। अब ये इसको क्या करेगा? फ्लोरीन सप्लाई करेगा। तो फाइनली ये देखो AgCl है, इसके साथ हमने ClF3 मिलाया तो एक तो इसमें क्या बनेगा? AgF। सिंपल, इसने इसको फ्लोरीन सप्लाई किया तो AgCl से AgF में कन्वर्ट हो गया। एक Cl और एक Cl दोनों मिलके क्या बनाएंगे? Cl2, और एक बनता है हमारा ClF। तो यहाँ पे जनरली आपकी ये रिएक्शन इस तरह से कंप्लीट होती है जो शो करती है कि ये एक फ्लोरीनेटिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है। दूसरा आप कंबाइन कर सकते हो, जैसे यूरेनियम के साथ आप ClF3 कंबाइन करो तो हियर इट इज ऑल्सो वर्क एज अ फ्लोरीनेटिंग एजेंट। तो यूरेनियम को ये क्या करेगा? ऑक्सीडाइज कर देगा, और ऑक्सीडाइज करने के बाद ये बनाएगा यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड UF6, और फाइनली इसका एक और प्रोडक्ट बनेगा ClF। तो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि ClF3 इज एक्टिंग एज अ फ्लोरीनेटिंग एजेंट। तो ये कॉमन रिएक्शंस हैं जो फ्लोरीनेटिंग एजेंट में यूज होती हैं। बाकी जनरली जितने भी इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं इनकी स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है नहीं, तो अगर आप इनको वाटर के साथ रिएक्ट करोगे दे गेट ईजिली हाइड्रोलाइज। जैसे कि अगर आप BrF5 ले लो, इस BrF5 को अगर हम पानी के साथ मिला दें तो पानी के साथ मिलाएंगे तो ये क्या क्या फॉर्म करेगा? एक तो इसने बनाना है HF और दूसरा बनाना है इसने HbRO3। तो BrF5 एक इंटर हैलोजन कंपाउंड है, जैसे ही आपने इसमें पानी डाला इट विल गेट हाइड्रोलाइज। तो एक तो इसका ऑक्सो एसिड बन गया और दूसरा हमारा क्या बन गया? HF।
तो ये थी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड। अब इंटर हेलोजन कंपाउंड में जैसे मैंने बताया 1:1 का रेशो, 1:3 का रेशो, 1:5, 1:7 इस टाइप के डिफरेंट रेशोज प्रिपेयर होते हैं। तो इनको प्रिपेयर करने का पैटर्न तो एक ही है, बस हमारी जो कंबाइनिंग कंडीशंस हैं वो अलग हो जाती हैं। जैसे कि अगर आप प्रिपरेशन देखो तो हमने क्या करना है, Cl2 लिया, इसके साथ F2 मिलाया, इट विल फॉर्म 2ClF। अब ये आपका XX टाइप का इंटर हेलोजन कंपाउंड फॉर्म हुआ है। तो यहाँ मैंने क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों को इक्वल रेशो में यूज किया है। अब यहीं पे अगर मान लो आप फ्लोरीन को थोड़ा एक्सेस अमाउंट में यूज कर लो, जैसे कि Cl2 है, F2 है, और हम यहाँ मेंशन करते हैं दैट इट इज इन एक्सेस, तो अब Cl और F दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ClF3। फाइनली से बैलेंस कर देंगे हम। अब बैलेंस करोगे तो ये 2ClF3 हो गया और ये हो गया आपका 3F2। तो ये दोनों रिएक्शन का रिएक्टेंट सेम है, बट दोनों की क्वांटिटी अलग अलग होने की वजह से इंटर हेलोजन कंपाउंड अलग अलग फॉर्म हुए। दूसरा, हमें यहाँ ये याद रखना है कि जो सेंट्रल एटम है उसका साइज बड़ा होना चाहिए और जो कॉर्नर वाले एटम है उनका साइज छोटा होना चाहिए, अदरवाइज इंटर हेलोजन कंपाउंड विल नॉट बिकम स्टेबल। तो स्टेबिलिटी के लिए ये आपको थोड़ा फोकस करना है। और सारे हेलोजन्स में सबसे छोटा जो हेलोजन है दैट इज फ्लोरीन। तो फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एलिमेंट की तरह यहाँ फंक्शन नहीं कर सकता। अब अगर मान लो आप यही ClF3 ले लो, इसके अंदर F2 मिला दो तो इट विल फॉर्म ClF5, ये भी फॉर्म हो सकता है। जैसे Br2 और F2 मिलाया हमने, इट विल फॉर्म BrF3। यही सेम रिएक्शन में फ्लोरीन और ज्यादा मात्रा में लिया जाए तो ये BrF5 भी बना सकता है। IF5 ले लो, इसके अंदर F2 ऐड करो, इट विल फॉर्म IF7। तो इस तरह से क्या होता है कि अगर आप सिंपल हेलोजन्स को कंबाइन करोगे, ये मैंने हेलोजन्स कंबाइन किए, इट विल फॉर्म इंटर हेलोजन कंपाउंड। एक इंटर हेलोजन कंपाउंड को दूसरे हेलोजन के साथ रिएक्ट करोगे तो वो भी एक इंटर हेलोजन कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पे सिंपल हेलोजन्स मिलके इंटर हेलोजन कंपाउंड बना सकते हैं, या इंटर हेलोजन कंपाउंड को दोबारा से हेलोजन के साथ रिएक्ट करो और वो एक बड़े साइज का इंटर हेलोजन कंपाउंड आपको फॉर्म करके देगा। तो इस तरह से 3, 5, 7 वाले फॉर्म हो सकते हैं या 1:1 वाले भी फॉर्म हो सकते हैं। तो ये सिंपल प्रिपरेशन है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जहाँ ज़्यादा है वहाँ थोड़ी ज़्यादा यील्ड बनानी है, और अगर हम कम क्वांटिटी में लेंगे तो 1:1 या 1:3 का रेशो प्रिपेयर होके आ जाएगा आपका। नेक्स्ट, आपके जो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं दे विल ऑल्सो रिएक्ट विद एल्कली मेटल हैलाइड्स, जैसे कि अगर हम यहाँ पे रिएक्शन करें ICl एंड KCl, तो ये आपका क्या है, मेटल हैलाइड, ये क्या है, इंटर हेलोजन। ये दोनों आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। अब अगर इन दोनों को आपस में रिएक्ट करोगे तो ये एक आयनिक कंपाउंड बनाएगा, K प्लस ICl और Cl, ये मिलके बनाएगा ICl2-। तो ये एक आयनिक स्पीशीज की फॉर्मेशन कर रहा है। जैसे आप IF5 ले लो और इसके साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं CSF की, तो अब इन दोनों को भी रिएक्ट करवाओगे, ये भी आपका मेटल हैलाइड है, इट विल फॉर्म CS पॉजिटिव एंड IF6 नेगेटिव, ये भी रिएक्शन है। नेक्स्ट ICl3 ले लो और इसको रिएक्ट करवा दो आप KCl के साथ। अब ICl3 को अगर हम KCl के साथ रिएक्ट करवाएं तो ये बनाएगा K प्लस एंड ICl4-। तो ये सब आयनिक कंपाउंड यहाँ फॉर्म हो रहे हैं। इंटर हेलोजन कंपाउंड कैन ऑल्सो रिएक्ट विद एल्कली मेटल हैलाइड्स। अब यहाँ आपको इसके यूजेस पूछे जा सकते हैं या कुछ इंटर हेलोजन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर भी पूछे जा सकते हैं, जैसे ClF3 स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे आपको बोला ClF3 का स्ट्रक्चर बनाओ। अब आपको पता है क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 में से 3 इलेक्ट्रॉन तो ये फ्लोरीन के बॉन्डिंग में यूज कर लेगा। अब अगर इसने 3 बॉन्डिंग में यूज कर लिया तो इसके पास लोन पेयर कितने बचे, 2। तो अब हमें बनाना है 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर। तो हमें पता है जब हमारे पास 2 लोन पेयर हों और 3 बॉन्ड पेयर हों तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। 5 वाली ज्योमेट्री याद करो, 5 वाले में अगर आप 3 बॉन्ड पेयर बनाते हो, 2 लोन पेयर बनाते हो तो उसकी शेप कैसे बनती है, इट विल फॉर्म T शेप। तो ये आपका हो गया स्ट्रक्चर ClF3 का। अगर मान लो आपको आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाना है IF5, तो आयोडीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग कितनी करनी है, 5 के साथ। अब 5 के साथ बॉन्ड करेगा तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 2। तो यानी कि 5 बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर कितना है, 1।
अब 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, तो ये कौन सी ज्योमेट्री में जाएगा? ऑक्टाहेड्रल वाली ज्योमेट्री में गया। ऑक्टाहेड्रल में 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, तो ये शेप कैसी दिखाएगा? स्क्वायर पिरामिडल। 1 2 3 4 एंड 5, और ये हो गया आपका एक लोन पेयर, तो ये IF5 का स्ट्रक्चर हो गया आपका। इट विल फॉर्म स्क्वायर पिरामिडल। अब ऐसे ही अगर आपको बनाना IF7 का, IF7 का अगर आप फॉर्म करते हो, अब सेम यहाँ तो हमारे पास 7 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 7 ही एलिमेंट हमें बॉन्ड करवाने हैं। अब 7 एलिमेंट है और 7 ही बॉन्डिंग करानी है, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो ये बनेगा आपका पेंटागोनल बाई पिरामिडल। एक पेंटागन तो 5 से ही बन जाता है, और पिरामिड यहाँ कितने बनेंगे? 2, एक ऊपर वाली डायरेक्शन में और एक नीचे वाली डायरेक्शन में, तो इट विल फॉर्म पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो ये हमारा IF7 का स्ट्रक्चर है। एक स्ट्रक्चर आता है ICl2 माइनस, ICl2 माइनस, तो ये आपके आयनिक इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हो गए। सेम आयोडीन के वैलेंस शेल में 7 बॉन्ड कितने बनाने हैं? 2। अब 7 में एक नेगेटिव चार्ज, अब एक नेगेटिव का मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 8 इलेक्ट्रॉन में से 2 तो बॉन्ड बना लिए, कितने बचे? 6। अब 6 के पेयर बनाओ तो 3, अब यानी कि हमें 2 बॉन्ड बनाने हैं और बाकी के 3 क्या होंगे? लोन पेयर। तो 3 और 2 मिला के 5, यानी 5 वाली ज्योमेट्री में जाएगा ये। अब 5 वाली ज्योमेट्री में हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर हैं और बाकी के 3 लोन पेयर, तो 2 बॉन्ड पेयर है तो हम उसको ऐसे ही बनाएंगे, और हमारे पास 3 क्या हैं? लोन पेयर। तो हमें पता है लोन पेयर हम इक्वेटोरियल प्लेन पे बनाते हैं और बॉन्ड पेयर बनाते हैं एक्सियल प्लेन पे, तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी आपकी? लीनियर ज्योमेट्री। तो ये हो गया हमारा ICl2 नेगेटिव का। नेक्स्ट अगर आपको बोला जाए ICl4 माइनस, ICl4 माइनस में सेम, अभी 8 है, 8 में से 4 तो इसे बॉन्ड बनाने हैं, 4 बॉन्ड बनाने के बाद बचे कितने? 2 लोन पेयर बचे, तो यहाँ पे ये ऑक्टाहेड्रल वाले केस में जाएगा 1 2 3 4, 4 तो बॉन्ड बना लिए और बाकी के 2 क्या हो गए हमारे? लोन पेयर। तो ये बन गया हमारा ICl4 माइनस। इसको बना के आप ऐसे नेगेटिव चार्ज शो कर सकते हो, और इसकी जो ज्योमेट्री होगी दैट इज स्क्वायर प्लेनर। तो ये कुछ स्ट्रक्चर हैं जो आपको एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए आ सकते हैं, तो इनको थोड़ा याद रखना। दूसरा इनकी शेप क्या होती है वो याद रखनी है आपको। बाकी जनरली अगर यूज पूछा जाए तो जितने भी इंटरहैलोजन कंपाउंड हैं अगर उनमें फ्लोरीन आता है तो आप बोल सकते हो इट कैन बिहेव एज अ फ्लोरिनेटिंग एजेंट। जैसे अभी हमने यूरेनियम में ClF3 ऐड करके उसको कन्वर्ट किया था UF6 में, तो वहाँ पे इट कैन एक्ट एज अ फ्लोरिनेटिंग एजेंट। दूसरा ये आपके नॉन एक्वस सॉल्वेंट की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। तो फाइनली यहाँ से हमारा खत्म होता है ग्रुप नंबर 17। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रुप नंबर 18। अब अगर हम ग्रुप 18 की बात करते हैं तो सबको पता है ग्रुप 18 को क्या नाम दिया जाता है? नोबल गैसेस। ग्रुप नंबर 18 कॉल्ड एज नोबल गैसेस। और ग्रुप 18 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन एंड रेडान। दे ऑल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ग्रुप नंबर 18। अब यहाँ पे हम बोलते हैं कि दे आर नोबल गैसेस। नोबल गैसेस क्यों बोलते हैं? जैसे कि आपके नोबल मेटल होते हैं ना, गोल्ड एंड प्लैटिनम। अब गोल्ड एंड प्लैटिनम जनरली ज़्यादातर किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम उनको कंप्लीटली इनर्ट भी तो नहीं बोल सकते, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं कर सकते, कुछ कुछ एलिमेंट के साथ तो रिएक्ट कर सकते हैं ना। तो जो एलिमेंट बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी ना दिखा के कुछ सिलेक्टिव रिएक्टिविटी दिखाते हैं उनको आप नोबल मेटल्स बोल देते हो। ऐसे ही ये गैसेज हैं। अब इन गैसेस को नोबल गैस नाम इसीलिए दिया गया, जैसे नोबल मेटल कुछ कुछ रिएक्टिविटी दिखाते हैं, वैसे ये गैसेज हम अब तक तो पढ़ते आए हैं कि जनरली दे आर इनर्ट इन नेचर। इनर्ट गैस भी इनको बोलते हैं। अब इनर्ट गैस तब तक बोलते थे जब तक ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते थे, लेकिन बाद में जैसे जैसे हमारी थोड़ा सा हमने आगे मूव किया, हमें पता चला
कि इनमें से कुछ एलिमेंट कंपाउंड भी बना सकते हैं। तो फाइनली अब इनको कंप्लीटली इनर्ट तो नहीं बोला जाएगा, तो ये भी आपके नोबल मेटल्स की तरह हो गए। जैसे नोबल मेटल कुछ सिलेक्टिव रिएक्टिविटी दिखा सकते हैं, वैसे ही आपके नोबल गैस भी कुछ कुछ एलिमेंट्स के साथ रिएक्टिविटी दिखा सकते हैं, तो इसीलिए इनको क्या नाम दे दिया गया, नोबल गैस। फाइनली इन सब के अंदर रेडान इज द एलिमेंट विच इज रेडियो एक्टिव इन नेचर, तो इसकी प्रॉपर्टीज इन सबके साथ डिस्कस नहीं करी जाएंगी, और बाकी जनरल आपके एलिमेंट्स हैं, दे ऑल आर नॉट रेडियो एक्टिव। तो यहाँ याद रखना दैट रेडान इज रेडियो एक्टिव इन नेचर। अब अगर हम बात करें आइसोलेशन ऑफ नोबल गैस की, तो अगर आप नोबल गैस सेपरेट करना चाहते हो तो ये हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू इसको सेपरेट कर सकते हैं। बाकी प्रॉपर्टीज की जहां तक बात है, तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहला आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी है तो हमें पता है S में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और P में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। तो दिस इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटॉमिक रेडियाई, अब आपको बोला जाए एटॉमिक रेडियाई बताओ नोबल गैसेस का, तो हमें पता है डाउन द ग्रुप आपका एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा एटॉमिक रेडियस भी बढ़ जाएगा। तीसरा है आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब अगर हम आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी हाई। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई क्यों है, क्योंकि इन सबका वैलेंस शेल जो है वो क्या है, कंप्लीट। अब कंप्लीट है, स्टेबल है, तो ये इजीली तो अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा नहीं, और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं करते उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, हाई होती है। दैट इज व्हाई दे आर हैविंग हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट बात करें हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज हाईली पॉजिटिव इन नेचर। अब हमें पता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज जनरली नेगेटिव, या तो वो मोर नेगेटिव होती है या फिर वो लेस नेगेटिव होती है, या इन सम केसेस इट आल्सो बिकम्स पॉजिटिव। अब कुछ केसेस में ये पॉजिटिव कब होती है, पॉजिटिव ये तब होती है जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल भी एक्सेप्ट करना नहीं चाहता। तो अब ये केस ऐसा है कि इन सबके वैलेंस शेल जो है वो फुली फिल्ड है। अब फुली फिल्ड है तो इलेक्ट्रॉन तो एक्सेप्ट करेगा नहीं, अब ये करेगा नहीं तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो गई, इट इज हाईली पॉजिटिव। किसी किसी को तो कम पॉजिटिव होती है, लेकिन इनसे ज्यादा पॉजिटिव किसी की नहीं होती, क्योंकि दे ऑल आर स्टेबल। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। बाकी जैसे नाइट्रोजन ले लो, नाइट्रोजन का भी 2s2p3 होता है, तो p वाला हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड है तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या हो गई, पॉजिटिव। लेकिन इनसे ज्यादा उसकी भी पॉजिटिव नहीं होगी, बिकॉज दे आर फुली फिल्ड। तो एक है फुली फिल्ड, एक है हाफ फिल्ड, दोनों केसेस में पॉजिटिव होगी, लेकिन फुली फिल्ड में मोर पॉजिटिव, और जो हाफ फिल्ड है दे आर लेस पॉजिटिव। नेक्स्ट अगर हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर नॉट वेरी मच हाई। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा लो होता है। अब लो इसलिए होता है क्योंकि हमें पता है इनके अंदर जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन काम करते हैं, दे आर वंडरबल फोर्सेज। ना तो ये एलिमेंट आपस में आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, ना कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इनके अंदर जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो वंडरबल फोर्स है, और क्योंकि वंडरबल फोर्स नीचे की तरफ बढ़ती है, डाउन द ग्रुप वंडरबल फोर्स इंक्रीजेज, डाउन द ग्रुप वंडरबल फोर्स इंक्रीजेज। तो क्योंकि नीचे की तरफ आपकी वंडरबल फोर्स लगातार बढ़ती जा रही है, तो इसीलिए आपका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट नीचे की तरफ तो बढ़ेगा। या आप हर पीरियड में लगातार ऐसे ही पढ़ते आ रहे हो, नीचे की तरफ मास बढ़ता है, मास बढ़ेगा वंडरबल फोर्स बढ़ेगी, और जहां वंडरबल फोर्स बढ़ती है वहां मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही इंक्रीज हो जाता है। तो ये पैटर्न तो सेम है, लेकिन जनरली बाकियों से अगर इसको कंपेयर किया जाए तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो, क्योंकि बाकी सब में या तो आयनिक बॉन्ड फंक्शन करता है या कोवेलेंट, लेकिन इसके अंदर कोई बॉन्डिंग पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बिकॉज इसका जो वैलेंस शेल है वो क्या है, फुली फिल्ड। तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टीज। इसके बाद नेक्स्ट आता है ईज ऑफ लिक्विफिकेशन। अगर आप इसको लिक्विफाई करना चाहो, इनमें से हम किसी भी गैस को लिक्विफाई करना चाहें, तो लिक्विफैक्शन कहाँ बढ़ता है, जहां मास बढ़ता है। जैसे जैसे मास बढ़ता है, जहां जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, आप देख रहे हो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में हमने पढ़ा, जैसे मास बढ़ेगा नीचे की तरफ वैसे साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा वंडरबल फोर्स बढ़ेगी, और अगर वंडरबल फोर्स बढ़ी तो अट्रैक्शन फोर्स काम कर रही है ना। जिस कंपाउंड में अट्रैक्शन फोर्स जितनी ज्यादा काम करेगी, वो कंपाउंड उतनी आसानी से लिक्विफाई हो सकता है। तो डाउन द ग्रुप आपका लिक्विफैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर आपको ईज ऑफ लिक्विफैक्शन पूछा जाए तो इट विल इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप।
नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी की जहाँ तक बात है तो सॉल्युबिलिटी यहाँ जो काम करेगी, सॉल्युबिलिटी के अंदर एक फैक्टर काम कर रहा है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, क्योंकि अभी बताया मैंने वंडरवल फोर्स काम करेगी। तो वंडरवल फोर्स बहुत तरीके की होती है, उसमें से एक वंडरवल फोर्स का नाम है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। तो यहाँ जो वंडरवल फोर्स है उसमें एक डाईपोलर कंपाउंड, जैसे अगर हम पानी को नोबल गैस के कांटेक्ट में लेके आए तो वाटर इज पोलर इन नेचर, और जो आपकी दूसरी गैस है दैट इज नोबल, तो वो क्या है, नॉन पोलर। तो एक पोलर कंपाउंड जैसे ही आप नॉन पोलर कंपाउंड के कांटेक्ट में इसको लेके आओगे तो ये इसको भी क्या करेगा, पोलर कर देगा। तो ये डाईपोल ने इसके अंदर क्या किया, डाईपोल इंड्यूस कर दिया, तो इनके बीच में एक फोर्स काम करेगी, डाईपोल इंड्यूस डाईपोल इंटरेक्शन। अब ये डाईपोल इंड्यूस डाईपोल इंटरेक्शन बढ़ेगा कहाँ, अभी तो देखा हमने वंडरवल फोर्स कहाँ बढ़ती है, जहां मास बढ़ता है। तो डाउन द ग्रुप ये डाईपोल इंड्यूस डाईपोल इंटरेक्शन विल इंक्रीज, और क्योंकि अगर ये इंक्रीज होगा तो आपकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी। तो डाउन द ग्रुप हम बोलेंगे हीलियम से जिनॉन की तरफ आपकी जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो रही है, लगातार बढ़ती जा रही है ड्यू टू इंक्रीज इन डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। अब हम आते हैं, अब तक तो हमने ये पढ़ा था कि जितने भी नोबल गैसेस हैं वो रिएक्ट नहीं करते किसी के साथ, लेकिन मार्च में 1962 में एन बार्लेट नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने एक डिस्कवरी करी, और वहां से उसको कुछ चीजें समझ में आई। क्या समझ में आया, जैसे ऑक्सीजन है, O2 को अगर हम PtF6 के साथ रिएक्ट करें, प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ, तो ये इसके साथ मिलके एक आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है, O2 प्लस PtF6 नेगेटिव। अब दिस इज ऑक्सीजन इज हाईली ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, और दूसरा ये है कि हमने देखा कि ऑक्सीजन अगर प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बना सकता है, तो जिसका भी नेचर ऑक्सीजन जैसा होगा या जिसकी प्रॉपर्टीज ऑक्सीजन से मिलती होंगी वो भी ऑक्सीजन जैसी रिएक्शन दिखा सकता है। तो यहाँ एक चीज देखी गई या ऑब्जर्व करी गई, क्या, जैसे जिनॉन, आपकी नोबल गैसेस के अंदर जिनॉन नाम का एक एलिमेंट है। पता चला कि जितनी आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन एंड फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ जिनॉन बोथ आर सेम। तो ये गजब की बात है, हमने बोला कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन एंड जिनॉन बोथ आर सेम। तो अगर दोनों की आयनाइजेशन एंथैल्पी बिल्कुल सेम है तो दोनों में एनर्जी बराबर लगेगी। तो अगर ऑक्सीजन रिएक्ट कर सकता है तो जिनॉन क्यों नहीं रिएक्ट कर सकता, वो भी रिएक्ट कर सकता है। तो बार्लेट ने बोला अगर ऑक्सीजन रिएक्टिव है तो जिनॉन भी रिएक्टिव होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे ये भी ऑब्जर्व किया गया कि ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर डायमीटर है और जिनॉन का जो मॉलिक्यूलर डायमीटर है, दोनों का ऑलमोस्ट क्या है, सेम। तो ये दो सिमिलैरिटीज हैं जो हमने ऑब्जर्व करी। अब जब सिमिलैरिटीज निकल के आई तो हमने देखा अगर ऑक्सीजन रिएक्टिव है तो जिनॉन को भी रिएक्टिव होना चाहिए, और उसने जब ये रिएक्शन करवा के देखी तो वो सच में रिएक्ट कर रहा था। अब तक तो बोल रहे थे इनमें से कोई रिएक्ट करता ही नहीं, लेकिन जब हमने जिनॉन को सेम रिएक्शन जो हमने ऑक्सीजन के साथ करवाई वही सेम रिएक्शन जिनॉन के साथ भी करवाई, और उसने सेम वही रिएक्टिविटी दिखाई जो ऑक्सीजन ने दिखाई। तो आपका प्रोडक्ट क्या बना यहाँ पे, ये इसने भी एक जिनॉन ने एक आयनिक कंपाउंड बनाया Xc प्लस एंड PtF6 माइनस। तो अब यहाँ से एक नया डिस्कवरी हुई और एक नया पॉइंट निकल के आया दैट नोबल गैसेज आर नॉट कम्प्लीटली इनर्ट इन नेचर। उनको नोबल गैस बोला ही इसलिए जाता है, अगर वो कम्प्लीटली इनर्ट होती तो हम कभी भी उनको नोबल गैस नहीं बोलते, सिर्फ क्या बोलते, इनर्ट गैस। तो बाद में समझ में आया कि कम्प्लीटली इनर्ट नहीं है, और क्योंकि ये कम्प्लीटली इनर्ट नहीं है, रिएक्टिविटी दिखा रहे हैं। अगर ये रिएक्टिविटी दिखा रहे हैं तो इसका मतलब इनसे कंपाउंड भी बनाए जा सकते हैं। तो बाद में फिर बाढ़ आई किसकी, जिनॉन से बनने वाले कंपाउंड्स की। तो अब हमारे पास जिनॉन के ऑक्साइड्स भी हैं, जिनॉन के फ्लोराइड्स भी हैं, बाकी सब में तो अभी हमें इतना नहीं नॉलेज नहीं है अभी इतनी, लेकिन हाँ जिनॉन तक तो डिस्कवरी हुई है और जिनॉन ने कुछ कंपाउंड्स फॉर्म भी करे हैं। जैसे जिनॉन के कुछ कंपाउंड्स की बात करी जाए, कंपाउंड्स ऑफ जिनॉन, तो इसमें सबसे पहला कंपाउंड आता है XeF2।
XeF2 भी बनता है, XeF4 भी बनता है, XeF6 भी बनता है। तो जनरली 3 हमारे पास ज़ीनॉन के फ्लोराइड्स अवेलेबल हैं। अब अगर हमें XeF2 को प्रिपेयर करना है तो इसकी सिंपल प्रिपरेशन है, Xe के साथ F2 को मिलाया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, 673 केल्विन पे आप इसको हीट करवाओ, इट विल फॉर्म XeF2। तो ये हमारी प्रिपरेशन हो गई। दूसरा, अगर आपको बोला जाए XeF2 का स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, तो XeF2 का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें पता है ज़ीनॉन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8। अब 8 में से इसे 2 फ्लोरीन लिंक करने हैं, तो ये खर्च कितने इलेक्ट्रॉन करेगा, 2। अब 8 में से इसने 2 यूज कर लिए, तो बचे कितने, 6। अब 6 के पेयर बनाओ, कितने पेयर बनेंगे, 3। तो यानी कि हमारे पास 3 लोन पेयर हैं और बाकी के 2 बॉन्ड पेयर। तो 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर की ज्योमेट्री कैसी होती है, लीनियर। तो लो, ये बना दिया हमने XeF2 का स्ट्रक्चर। तो इट विल फॉर्म लीनियर ज्योमेट्री। और यहाँ पे अगर आपको बोला जाए कि भाई किस कैटेगरी में आ रहा है, तो आप sp3d बोल सकते हो, क्योंकि ट्राइगनल बाय 5 वाला केस है ना। तो 5 केस में ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगनल बाय पिरामिडल। और हमने स्पेसिफिक बता दी कि 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर में लीनियर है, तो आप ट्राइगनल बाय पिरामिडल भी बोल सकते हो, या एग्जैक्टली स्पेसिफिक बताना है तो लीनियर भी बोल सकते हैं। दूसरा, हमें ये तो पता है ही कि ये कंपाउंड इतने ज़्यादा स्टेबल होते नहीं है, क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जो ज़ीनॉन से बनने वाले फ्लोराइड्स हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड जैसे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होते। लेकिन अगर आप इनकी बात करो तो ये भी इजीली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल तो खैर ये भी नहीं होते। तो अगर आप XeF2 को हाइड्रोलाइज करना चाहो तो आप इसके अंदर पानी डालो। पानी डालोगे तो एक सिंपल सा फंडा है, देखो आप जैसे ही इसके अंदर वाटर ऐड करोगे, हाइड्रोजन और फ्लोरीन मिलके एक HF तो बनाएंगे ही बनाएंगे। दूसरा, आपको क्या करना है, इसे ज़ीनॉन को सेपरेट करना है। हमने यहाँ XeF2 में H को F के साथ मिला के HF बनाया, ज़ीनॉन अलग कर दिया, बाकी का क्या बचा, ऑक्सीजन। तो इसको सेपरेट करके O2 की फॉर्मेशन कर दो। दिस इज हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ XeF2। चाहो तो आप इसको बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हो। अगर आप XeF2 को NaOH के साथ रिएक्ट करवाओ, ये भी कुछ सेम ही रिएक्शन दिखाएगा। यहाँ H2O था इसलिए हमने HF बनाया, यहाँ पे क्या है, NaOH। अगर आपके पास NaOH है तो प्रोडक्ट में क्या क्या बनेगा, देखो ज़ीनॉन फॉर्म हो गया, एक तो हमने सेपरेट करना ही करना है। Na के साथ फ्लोरीन मिलाओ, NaF बनेगा, एक O2 तो बनना ही बनना है, और बाकी अब हाइड्रोजन भी बचा, उसको तो यूज़ किया नहीं हमने, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को मिला के क्या फॉर्म करो, पानी बना दो, बाकी जनरली बैलेंस कर दो। तो ये हमारी 2 रिएक्शन है XeF2 में यूज़ होती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा XeF4। अगर हमने XeF4 बनाना है तो उसको कैसे बनाएंगे, XeF4 को बनाने के लिए सेम Xe और F2 लो, लेकिन यहाँ पे आपको रेशो याद रखना है, ये 1:5 के रेशो में मिलाया जाता है। जब ज़ीनॉन और फ्लोरीन को 1:5 के रेशो में कंबाइन किया जाएगा तो ये क्या बनाएगा आपका XeF4। सेम अब आपको बोले ज़ीनॉन फ्लोराइड का, ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाओ, तो टेट्राफ्लोराइड बनाने के लिए ज़ीनॉन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने, 8 में से 4 बॉन्ड बने, 4, अब 4 तो बॉन्ड बना दिए, बाकी कितने बचे, 4, तो 4 बचे, तो लोन पेयर कितने बनेंगे, 2। तो अब हमें 2 लोन पेयर बनाने हैं और 4 क्या बनाने हैं, बॉन्ड पेयर। 4 और 2 मिला के 6, तो 6 वाला केस कौन सा होगा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में जाएंगे। अब ऑक्टा में जाएंगे तो अगर हमने इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो ज़ीनॉन के पास 2 लोन पेयर है और 4 बॉन्ड पेयर। जब भी 2 लोन पेयर हो और 4 बॉन्ड पेयर, तो ज्योमेट्री कैसी बनती है, स्क्वायर प्लेनर। तो ये बना दो आप XeF4, दिस इज स्क्वायर प्लेनर। तो ये फॉर्म हो गया हमारा XeF4। अब यहाँ पे भी सेम XeF4 को भी हाइड्रोलाइज किया जा सकता है। तो अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज देखें, XeF4 के अंदर पानी मिलाओ, XeF4 के अंदर जब वाटर ऐड करते हैं तो आपको यहाँ एक प्रोडक्ट याद रखना है, XeO3। ये ज़ीनॉन का ऑक्साइड फॉर्म करता है। एक तो यहाँ से Xe सेपरेट करना ही करना है, एक यहाँ से हम निकालेंगे XeO3, दूसरा हम निकालेंगे HF और तीसरा हम निकालेंगे O2। तो यहाँ आपको ये याद रखना है, जब भी आप XeF4 को हाइड्रोलाइज करोगे, जो मैंने पहले रिएक्शन करी थी बिल्कुल सेम है, ज़ीनॉन निकाला था मैंने,
HF निकाला था, O2 भी निकाला था, बस एक चीज नई निकल के आई है, क्या? XeO3। तो जब भी आपको बोले जिनॉन ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन करो तो ये फॉर्मेशन याद रखना, XeF4 को पानी के साथ मिलाओगे तो XeO3 प्रिपेयर हो जाएगा आपका। दूसरा, इसी के अंदर एक और रिएक्शन है, XeF4 को वाटर के साथ ऐड तो कर रहे हैं, लेकिन अब ये जो हाइड्रोलिसिस करवाया जा रहा है, ये करवाया जा रहा है -80 डिग्री सेल्सियस पे। अब अगर आप इसको -80 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्ट करवाते हो तो ये प्रोडक्ट डिफरेंट फॉर्म करेगा, ये बनाएगा XeOF2, जिनॉन ऑक्सीफ्लोराइड, XeOF2। मैंने 2 फ्लोरीन निकाल लिए, यहाँ से बचे 2 फ्लोरीन, 2 और 2 हाइड्रोजन, तो ये क्या फॉर्म करेगा? 2HF। तो ये हो गया हमारा XeF4 की प्रॉपर्टीज। इसके बाद थर्ड आता है हमारा XeF6। तो जिनॉन के 3 फ्लोराइड XeF2, XeF4 और XeF6। अगर हमने XeF6 बनाना है तो रिएक्शन तो सेम रहेगी, Xe के साथ F2 को ही मिलाएंगे, लेकिन अब यहाँ जो रेशो है ये हो जाएगा आपका 1:20। जब 1:20 के रेशो में जिनॉन और फ्लोरीन को मिलाया जाएगा तो ये क्या बनाएगा आपका? XeF6। अब यहाँ ये है कि 6 तो बॉन्ड पेयर हो गए और जिनॉन के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। अब 8 में से अगर आपने 6 बॉन्ड बना दिए तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 2। यानी कि आपको बनाने हैं 6 बॉन्ड पेयर और एक बनाना है क्या? लोन पेयर। तो ये तो ऑक्टाहेड्रल से भी आगे चला गया, वो तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो जिनॉन में बनाओ 6, 1 2 3 4 5 6 और एक बनाओ आप लोन पेयर, तो ये फॉर्म होगा आपका डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ये हो गया आपका XeF6 का। अब सेम XeF6 को अगर पानी के साथ मिलाया जाए, XeF4 को पानी के साथ मिलाया था तो हमने बनाया था XeOF2, ये थोड़ा ज्यादा है ना, तो इससे बनाओ एक बनता है हमारा XeOF4। तो मैंने एक 4 वाला बना दिया, बाकी के 2 फ्लोरीन बचे, 2 हाइड्रोजन है, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? 2HF। एक रिएक्शन ये होती है इसकी। दूसरी रिएक्शन में XeF6 को अगर आप पानी के साथ मिलाते हो तो सेम ये भी वही प्रोडक्ट देता है जो हमारा पहले वाली रिएक्शन में मिला था। दोनों रिएक्ट करके एक तो बनाएंगे XeO3, ये ले लो आप 3 वाटर मॉलिक्यूल। तो अगर देखो आप 1 वाटर मॉलिक्यूल लेते हो तो ये जिनॉन ऑक्सीफ्लोराइड प्रिपेयर करेगा, और अगर आपने 3 मोल्स ऑफ वाटर ऐड किए हैं तो एक बनेगा XeO3, बाकी हाइड्रोजन कितने हैं? 6, फ्लोरीन भी कितने हैं? 6, तो यहाँ पे क्या बना दो? 6HF। तो ये प्रिपरेशन हो गई आपकी। बाकी जिनॉन के जितने भी फ्लोराइड हैं ये सब एक्सेप्टर्स की तरह वर्क करते हैं, फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर्स की तरह वर्क करते हैं और दोनों रिएक्ट करके एक आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि हमने एक रिएक्शन करी XeF2 और इसमें मैं मिला रही हूँ PF5। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर की तरह वर्क करेगा। अब ये एक्सेप्टर की तरह वर्क कर रहा है तो यहाँ पे XeF पॉजिटिव एंड PF6 नेगेटिव, ये एक आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगा। तो जितने भी जिनॉन के फ्लोराइड हैं ये सब कैटायनिक और एनायनिक स्पीशीज की तरह फंक्शन करते हैं। और दूसरा, इस रिएक्शन में देखो इसने एक फ्लोरीन दिया और उसने एक एक्सेप्ट कर लिया, तो ये हो गया डोनर और ये हो गया आपका एक्सेप्टर। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि जो भी आपके नोबल गैस के फ्लोराइड्स हैं, जिनॉन के जो भी फ्लोराइड हैं, दे आर फ्लोराइड आयन डोनर्स। जैसे कि एक और रिएक्शन कर लो XeF4 और इसके अंदर मिलाते हैं SbF5। तो अगर आपने XeF4 लिया और इसमें SbF5 मिलाया तो ये बनाएगा XeF3 पॉजिटिव और SbF6 नेगेटिव। इसने फिर आयनिक स्पीशीज की फॉर्मेशन करी। और अगर आप XeF6 लेते हो, इसके अंदर मेटल फ्लोराइड मिलाते हो, ये बनाएगा M+ और XeF7 नेगेटिव। इस तरह से भी ये आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है। तो ये थे हमारे जिनॉन के फ्लोराइड्स। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं जिनॉन ऑक्साइड्स। अब अगर हमने जिनॉन के ऑक्साइड बनाना तो जिनॉन के ऑक्साइड सिंपल बनते हैं XeOF2, XeOF4, XeOF6।
तो इसके अंदर आप कुछ की प्रिपरेशन तो पढ़ चुके हो, जैसे XeO3 अभी हमने प्रिपेयर किया, इसको आप XeF2 से भी बना सकते हो, XeF4 से भी बना सकते हो, दोनों में सेम प्रिपरेशन है। जैसे सबसे पहले आ जाओ, जिनॉन का ऑक्साइड लेते हैं, XeO3 ऑक्साइड ऑफ जिनॉन। अगर आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो सिंपल याद रखो, जिनॉन से जब भी ऑक्सीजन लिंक होता है तो डबल बॉन्ड से लिंक होता है। अब अगर हमने 3 ऑक्सीजन लिंक करने हैं तो डबल डबल डबल, जिनॉन ने कितने इलेक्ट्रॉन्स खर्च कर दिए, 6 तो इसके खर्च हो गए और बाकी के एक लोन पेयर बच जाएगा। तो ये आपका जो है पिरामिडल शेप XeO3 की होती है। और XeO3 को बनाना है तो आप XeF4 ले लो, पानी डालो, ये Xe बनाएगा, HF बनाएगा, XeO3 बनाएगा और क्या बनाएगा आपका O2 बनाएगा। तो ये आपकी प्रिपरेशन हो गई। दूसरा, इसको आप चाहो तो स्टेप बाय स्टेप भी प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे आपने ये टेट्राफ्लोराइड से बनाया, आप हेक्साफ्लोराइड ले लो, हेक्साफ्लोराइड लोगे और इसके अंदर पानी डालोगे तो सबसे पहले बनाएगा XeOF4 और बनाएगा HF। फिर इस XeOF4 को फिर 1 मोल वाटर दो तो ये बनाएगा आपका XeO2F2 और साथ में HF। फिर दोबारा से XeO2F2 लो और इसमें फिर पानी डालो। जब दोबारा पानी डालोगे तो ये बनाएगा XeO3 और फाइनली बना के देगा 2HF। तो अगर आप डायरेक्ट रिएक्ट करते हो, जैसे देखो XeF6 में मैंने 1 मोल पानी डाला तो इसने जिनॉन ऑक्सीफ्लोराइड बना के दिया और HF बनाया, रिएक्शन खत्म। इसी के अंदर मैंने पहले 1 मोल 2 मोल 3 मोल पानी डाला तो फाइनल प्रोडक्ट क्या है इसका, XeO3। तो आप इस तरह से भी प्रिपेयर कर सकते हो। डायरेक्ट बनाना 3 मोल यही डाल दो, फाइनल प्रोडक्ट लिख दो, दैट्स इट। 1 मोल डालोगे तो सिर्फ ये बनेगा। ये दोनों रिएक्शन हम ऑलरेडी पढ़ के अभी आ चुके हैं, XeF6 वाली भी और XeF4 वाली, सेम रिएक्शंस हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं जिनॉन ऑक्सीफ्लोराइड्स। अगर हमने जिनॉन ऑक्सीफ्लोराइड्स प्रिपेयर करने हैं तो मैंने अभी बताया XeOF2, XeOF4, XeOF6। तो ये हमारे कुछ जो हैं जिनॉन के ऑक्सीफ्लोराइड्स बनते हैं। OF6 नहीं, सॉरी, XeOF2, XeOF4, XeO2F2, ये सारे ऑक्सीफ्लोराइड्स हैं। अब XeOF2, XeOF4 और XeO2F2 कुछ तो हमने पहले बनाए भी हैं और कुछ रिएक्शंस में आपको बता देती हूँ। XeF6 में अगर आप सिलिका डाल दो SiO2, तो अगर आप इसके अंदर SiO2 ऐड करते हो तो ये बना के देगा आपको XeOF4 और साथ में बनेगा SiF4। तो यहाँ से ये प्रिपरेशन हो सकती है। XeOF4 ले लो और इसके अंदर ऐड कर दो सिलिका SiO2, सेम ये रिएक्ट करके जिनॉन ऑक्साइड बनाएगा XeO3 और SiF4। एक रिएक्शन ही हो गया। हमें पता है सिलिका जो है वो कार्बन फैमिली में आता है और सिलिकन को 4 फ्लोरीन चाहिए ही चाहिए, तो यहाँ तो 4 फ्लोरीन ही है बस, उससे ज़्यादा है नहीं, तो SiF4 बना दिया, 2 ऑक्सीजन इसके, 1 इसका, ऑक्साइड प्रिपेयर हो गया। अगर आप XeO3 लेते हो और इसके अंदर XeOF4 मिलाते हो तो ये क्या बना के देगा आपको, XeO2F2। तो ये भी एक फ्लोराइड, ऑक्सीफ्लोराइड है, एक प्रिपरेशन ये हो गई। दूसरा XeOF4 है और इसके अंदर अगर हम सिलिका डाल दें, अब अगर आप इसके अंदर सिलिका ऐड करते हो तो ये क्या बनाएगा आपका, सेम इसने क्या फॉर्म कर देना है XeO3 और क्या फॉर्म करके देगा आपको SiF4। XeO2 ये, एक ये, 3 हो गए, सिलिकन और 4 फ्लोरीन, SiF4 फॉर्म कर देगा। और दूसरी प्रिपरेशन है आपकी, अगर आप इसी में इसका थोड़ा ज़्यादा मोल रिएक्ट करवाते हो और इसके साथ रिएक्शन करवाओगे तो ये आपको एक और प्रोडक्ट बना के दे सकता है XeO2F2 और SiF4। तो यहाँ अगर इसके 2 मोल यूज़ करोगे तब ये प्रोडक्ट बनेगा और दोनों का 1-1 मोल यूज़ करोगे तो ये सेम ऊपर वाली रिएक्शन है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ ऑक्सीफ्लोराइड्स हैं और इनके कुछ स्ट्रक्चर्स भी आते हैं आपको बनाने के लिए। जैसे अगर आपको XeOF2 बनाना है, XeOF2 ये आपको प्रिपेयर करना है, तो अभी मैंने बताया
जिनॉन है तो एक तो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन बनना ही बनना है, बाकी के 2 फ्लोरीन वो तो सिंगल से ही बनेंगे। तो जिनॉन के कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, 2, 4, 5, 6, बचे 2 लोन पेयर, 7, 8। तो इसकी शेप कैसी हो गई, टी शेप फॉर्म करेगा ये। और अगर हमने बनाना है XeOF4 तो XeOF4 में एक डबल बॉन्डेड बना दो, बाकी के 4 बना लो, 1, 2, 3, 4। अब यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, 2 बचे। तो बॉन्ड पेयर कितने हैं, 5, लोन पेयर कितना है, 1। तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, स्क्वायर पिरामिडल। और इसके बाद आता है हमारा XeO2F2। XeO2F2 प्रिपेयर करना है। तो XeO2F2, O2 तो O तो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड से ही जुड़ेगा और F2 सिंगल बॉन्ड से ऐड होगा। तो अगर आपको ये बनाना है तो 1, 2, 3, 4। अब इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक लोन पेयर बच गया। तो इसकी शेप कैसी हो गई, ये सीसॉ वाली शेप है, 5 वाले केस में आती है जो। और बाकी जनरली आप इसको डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल भी लिख सकते हो। और फाइनली डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल या 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा, ये आपका 5 वाला केस है ना, तो अगर हम 6 बॉन्ड बनाते और उसके अंदर एक लोन पेयर आता तो लिखते उसको डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ये 5 वाला केस है तो 5 वाली ज्योमेट्री में ट्रायंगल बाइपिरामिडल आता है, इसमें पूरे 5 बॉन्ड पेयर बने नहीं, तो आप इसको डिस्टॉर्टेड ट्रायंगल बाइपिरामिडल लिखोगे। तो फाइनली यहाँ पे आपका चैप्टर हो गया है ख़त्म। और ये था हमारा लास्ट ग्रुप नंबर 18। सो थैंक यू वेरी मच।